वेलकम बैक टू दी चैनल। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हमें अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगर उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 0 और प्रोटॉन की हो जाएगी 2। ठीक है, उसी को हीलियम का आयन बोलते हैं और उसी को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। यही अल्फा पार्टिकल यूज करी गई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। चलिए अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या करा था। तो ये गोल्ड फॉइल है, इसमें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा गया था। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई? बहुत सारी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो जा रही थी बिना कोई डिफ्लेक्शन के। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल सेंटर के आसपास से डिफ्लेक्शन शो कर रही है कुछ एंगल पे। ठीक है, और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी? बहुत कम अल्फा पार्टिकल सेंटर से रिबाउंड हो रही हैं। ये ऑब्जर्वेशन देखी गई जब हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा गया था गोल्ड फॉइल पर। तो इसी को हम थ्योरी पे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आगे देखेंगे कि इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाली जा सकती है। Most of the alpha particle pass straight through the foil without any deflection। पहला, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी अल्फा पार्टिकल एटम में से पास हो गई थी, गोल्ड फॉइल से पास हो गई थी। A few of alpha particle are deflected through smaller angles and few by larger angles। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी किसके आसपास? सेंटर के आसपास। a few alpha particle rebounded completely और कुछ सेंटर से वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही थी। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकाली जा सकती है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से एकदम स्ट्रेट पास हो पा रही थी। ठीक है, इससे हम क्या निकाल पाते हैं? हम ये देख सकते हैं कि जो हीलियम थी ना, वो पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता एटम में, जैसा कि जे थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड हो रखा है हर जगह, अगर ऐसा कुछ होता तो वो उसको रिपल करता। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे क्या पता लगता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है, पहली चीज, और बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो स्मॉलर एंगल पे या लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई थी। ठीक है, अब सेंटर के आसपास क्या हुआ था? जो एटम का सेंटर था उसके आसपास ये डिफ्लेक्शन शो हुआ था। इसका मतलब उससे ये देखा जा सकता है कि इसके आसपास कहीं पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब सेंटर से रिबाउंड हो रही है, सेंटर से ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो अगर यहां से वो रिबाउंड हो रही है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर पर, एटम के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है। क्यों? तभी ये रिपल्शन हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ आई वैसे इसने क्या करा? इसको रिपल करा और ये वापस चली गई। इससे ये ऑब्जर्वेशन निकाली गई जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे बोम्बार्ड करा गया। ठीक है, अब एक बार ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी अल्फा पार्टिकल पास हो पा रही थी गोल्ड फॉइल से। ठीक है, as some of the alpha particle are deflected by smaller angles and some are deflected by larger angles, show that there is the center of positive charge in the atom which repel positive charge particle। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रही थी सेंटर के आसपास, तो उससे ये पता लगाया कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल सेंटर से वापस रिबाउंड हो रही थी, उससे ये पता लगा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है कहां पर? सेंटर पर, और वो हार्ड है और डेंस है। उसी का नाम न्यूक्लियस रखा गया, उसी का नाम न्यूक्लियस रखा गया। ठीक है, अब जब यही न्यूक्लियस का मास नापा गया तो ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कहाँ कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस पर। ठीक है, जिससे कि ये पता लगा
कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पर लोकेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बताया कि ये एक एटम है, यहाँ एक न्यूक्लियस है। अब एटम का सारा भार न्यूक्लियस पर है। कहाँ पर है? न्यूक्लियस पे है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। कैसे? जैसे हमारे अर्थ करती है सन के अराउंड रिवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और जो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है वो न्यूक्लियस में है। कहाँ पर? यहाँ पर, सेंटर पर। ठीक है, और उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताई कि जितने प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में है उतने ही इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में इसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी थ्योरी फेल कहाँ हो गई थी? जब उन्होंने कह दिया तो उनकी थ्योरी फेल कहाँ हो गई, वो देखते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, पर हमारी जो अर्थ है वो कोई चार्ज थोड़ी है, उसके अंदर कोई चार्ज थोड़ी है। अगर वो रिवॉल्व कर रही है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी। पर इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर वो रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। और एक समय ऐसा आएगा उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और वो न्यूक्लियस पर आकर मिल जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पहले चक्कर लगा रहा था, एनर्जी कम हुई तो उसकी स्पीड कम हुई, तो वो और पास चक्कर लगाने लग गया न्यूक्लियस के, फिर और पास चक्कर लगाने लग गया और एक बार ऐसा होगा कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस पर जाकर गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। तो चलो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम कि it does not explain the stability according to electromagnetic theory of physics if charge particle undergo accelerated motion it must radiate energy। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरह रिवॉल्व करते तो क्या होता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से वो अपनी एनर्जी रेडिएट करते और एनर्जी रेडिएट होगी तो क्या होगा कि वो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी और इतनी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस पे आकर गिर जाएंगे। अगर वो न्यूक्लियस पर आकर गिर जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर असल में ऐसा नहीं होता। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस थ्योरी को किसने ओवरकम किया आने वाले लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।